ईटीवी के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश तोमर। आज हम जिस शख्स से बात करेंगे वो उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। झारखंड को उन्होंने कर्मस्थली बनाया। खासतौर पर जिन जगहों पर आमतौर पर लोग जाने से डरते हैं, यानी कि बीहड़ों में इन्होंने अपना एक तरह से कार्यक्षेत्र बढ़ाया था। और ख़ासतौर पर आदिवासी, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वहाँ के युवा, उनके उत्थान की दिशा में इन्होंने खूब काम किया। हाल के दिनों में इन्हें पद्मश्री दिया गया। चूँकि समाज में जो इनके योगदान हैं उसे हर लोग आज चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारे साथ हैं अशोक भगत खुद। हम उनसे बात करेंगे कि झारखंड में आखिर उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ था जिसकी वजह से वो झारखंड आने को मजबूर हुए। झारखंड में आपका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में था। झारखंड को आपने एक तरह से अपना कर्मस्थली बना दिया। क्या खास था यहाँ पे? नहीं, देखिए, विद्यार्थी जीवन से ही जी देश के लिए कुछ काम करना, समाज के लिए कुछ काम करना, ये भाव था। मेरा संबंध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। जी उसके नाते मैं विद्यार्थी आंदोलन उत्तर प्रदेश में 10 साल तक संगठित करते रहा। ये भी मूवमेंट में भी था। आपातकाल में मैं 1 वर्ष जेल में भी था। लेकिन मुझे लगा कि पॉलिटिकल सरकारें हैं जी उनकी सीमाएं हैं और उससे में काम करके आदमी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए हम साथियों ने ये तय किया कि इस क्षेत्र, देश के ऐसे हिस्से में जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम तो शिकायत प्राय सुनते हैं कि विदेशी मिशनरियाँ आके काम कर रही हैं, क्या क्या कर रही हैं, लेकिन हम देशवासी अपने लोगों के बीच में खुद नहीं जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हम लोग एक आदिवासी क्षेत्र में जाएंगे। और उसमें बिहार को हम लोगों ने, उसमें बिहार था, चयन किया। और बिहार के उस पोर्शन को जो सर्वाधिक अविकसित पिछड़ा माना गया, जो अप्रोच से बहुत दूर था, उसको बिशनपुर को हम लोगों ने चुना। बिशनपुर आज की तारीख में गुमला का एक क्षेत्र है और अति नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर काम करने से पहले क्या विचार आया और क्यों विचार आया कि हमें इन्हीं क्षेत्र में काम करना है? देखिए, बिशनपुर में बहुतायत जातियाँ एक साथ रहती हैं देश की, बल्कि दुनिया में एंथ्रोपोलॉजी की दृष्टि से बिशनपुर बहुत प्राइम प्लेस है, जहाँ 22 जनजातियाँ एक साथ रहती हैं और 90% जनजातियाँ वहाँ पाई जाती हैं जी। और वहाँ पर जो विकास की प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो थी। तो हम लोगों ने माइक्रो लेवल एक्सपेरिमेंट किया कि रूरल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक जगह पर बैठ करके देखेंगे कि विकास, समेकित विकास कैसे हो सकता है, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। इसलिए बिशनपुर को चुना। तो बिशनपुर में जो खासतौर पर जिस एनजीओ की मार्फत आप वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ पर कौन कौन से आपने काम शुरू किए और किस तरह से सफलता? देखिए, एनजीओ का कंसेप्ट तो अभी इधर आया है दिनों में। एनजीओ क्या है, एनजीओ होते हैं, सरकारी पैसे मिलते हैं, ये तो। लेकिन आज के 32 साल पहले जब हम काम करने गए तो दिमाग में कोई एनजीओ और कोई सरकारी योजनाएं नहीं थी जी। हमें ये था कि आदिवासियों के बीच में उनके जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करके, उनके साथ एसिमुलेट करके, उनके जनजीवन को समझना जी, उसके प्रति आस्था मैंने बनाई। और उस जनजीवन को समझते हुए जो फेल्ट नीड, विकास की जो कल्पना वहाँ से उभरती है। मैं आदिवासियों को पिछड़ा, गरीब, अशिक्षित नहीं मानता जी। मैं इसलिए अनुभव के बाद ये कहता हूँ कि उनके पास बहुत ताकत है, स्ट्रेंथ है, बहुत समझ है, उसको बाहर लाया जाए। इसलिए इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, लोहा गलाने की तकनीक के बारे में हमने दुनिया में बात लाई जी। कि वहाँ के असुरों ने लोहा गलाने की तकनीक है जो आज भी कहीं नहीं पाई जाती। तो आपने वहाँ पे कब काम शुरू किया? हम लोग 1982 में कल्पना की और 83 से हम लोगों ने काम शुरू किया। जी। उसमें कितने लोग वहाँ जुड़े और क्या लोग वहाँ किस तरह से आपने उनको नहीं, हमने तो पहले, हम तो ये IIT दिल्ली, BIT मिश्रा जैसे इंस्टीट्यूशंस के, और हमारे डॉक्टर महेश शर्मा, रजनीश अरोड़ा, स्वर्गीय डॉक्टर राकेश पोपली, ऐसे समृद्ध साथी हम लोग जो जी इस प्रकार के आके वहाँ बैठे किराए के मकान में और पहले रहना शुरू किया। और मसलन तो पहले हमने छात्रावास शुरू किया, हाई स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, गांव-गांव में घूमना शुरू किया, समझना शुरू किया। कोई पैसे लेकर के जाके बैठ के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़ा किया जी। और इस तरह से हम लोगों ने रहना शुरू किया और रहते हुए जो समझ में आया वो करते गए। तो क्या आमतौर पर वहाँ अपने लोगों को किस तरह से जोड़ा? नहीं, मेरे तो वर्षों तक मुझे लगे कि सबसे बड़ा दिक्कत थी अविश्वास की।
और एक लोगों के बीच में लोग विश्वास करें, ये हमारी कठिनाई थी जी। और एक दूसरी संस्कृति, जिस संस्कृति से मैं आया था और वहाँ जो संस्कृति आज है, उस संस्कृति के साथ तादात्म्य स्थापित करना एक बड़ी कठिन परीक्षा थी जी। और उसमें आपस में संवाद स्थापित करना और उनका विश्वास जीतना, इसके लिए हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, स्कूलिंग, गांव-गांव में तो घूमना। वहाँ पर किस तरह के लोगों को आप जिसका चयन करते थे कि इनका उत्थान किया जाए? महिलाएं कौन होती थीं? पुरुष में क्या वो ये नहीं, हमारा आज भी मानना है, वो विश्वास हमारा पुराना है कि समाज खड़ा होना चाहिए, गांव खड़ा होना चाहिए और गांव खुद सोचना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ और ताकत कैसे होती है जी। तो हम गांव-गांव में लोगों से बात करते थे। लोग जो कहते थे कि स्कूल खुलना चाहिए तो स्कूल खुलता था, जो कहते थे सिंचाई का बांध बनना चाहिए तो हम लोग और मिल करके एक हम लोगों ने बांध भी बनाया, गांव के लोगों ने मिल करके सिंचाई का बांध, हमको सहायता किए। लोगों को ट्रेनिंग चाहिए थी रोजगार की, वो ट्रेनिंग दिलवाया, कहाँ दिलवा सकते हैं, वहाँ इंस्टीट्यूशन खड़ा किया। जो जैसा जब किसी महसूस करते थे वो हमें कदम ले उठाते। बिल्कुल। झारखंड में गुमला अति पिछड़ा जिला माना जाता है और बिशनपुर वो एक पिछड़ा इलाका है जहाँ पर आदिवासी काफ़ी बाहुलता के साथ निवास करते हैं। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी बड़ी संख्या में आदिवासी युवा युवतियों को इन्होंने जोड़ा। किस तरह से जोड़ा जानेंगे के बाद एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पद्मश्री अशोक भगत जी से। अशोक जी, जो गुमला का क्षेत्र है, बिशनपुर का बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र, वहाँ पर लोग कैसे जुड़े और वहाँ पर आज की तारीख में लोग क्या कुछ कर रहे हैं और कितने लोग? देखिए, हमने देखा कि वहाँ पर सब्जियों की खेती नहीं होती है, लोग सब्जी खाते ही नहीं, न्यूट्रिशन की बड़ी कमी है। तो सब्जी की खेतियों को वृद्धि कराई, फलदार पौधों को वृक्षारोपण कराया। लोगों को देखा कि बढ़ई कारीगर भी बाहर से आते थे, तो लोगों को बढ़ई में लोहारगिरी की तकनीक डेवलप की, लोगों को इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, इस तरह का जो स्किल डेवलपमेंट है। आज जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, जो उसको यहाँ आए थे भारत सरकार के मंत्री, उन्होंने कहा यहाँ तो पहले से हो रहा है, तो वो स्किल डेवलपमेंट का ओरिएंटेशन। हम लोगों को बताना चाहेंगे कि जो कौशल विकास पे अभी प्रधानमंत्री का काफ़ी जोर है, अशोक भगत जी ने कौशल विकास पे बहुत पहले से ध्यान दिया था। और क्यों दिया था, उसमें क्या आपके मन में था कि इस तरह से कौशल विकास होंगे तो युवाओं को? नहीं, हमारा कहना है कि सबको सरकार नौकरी नहीं दे सकती जी, और गाँव को छोड़ के भागेंगे लोग तो इनके अंदर जो हुनर है और आसपास जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र खोला, उनको फिर हमने साबुन बनाने की तकनीक दी, हमने वहाँ पर उनको खेती की अन्य तकनीकें दी, जिसके कारण लोग अपने गांव में रहकर महिलाएं और पुरुष दोनों स्वाभिमान की ज़िंदगी जी सकें। आज कितने की संख्या में लोग वहाँ पे हैं? हमने देखिए 1 लाख से ऊपर परिवारों को स्वयं उनकी आर्थिक समृद्धि कराई है जी। करीब 15,000 युवकों को हमने स्किल ट्रेनिंग दे करके वे अपने अपने गांव में स्वतः, उनको फैक्ट्रियों में हम नहीं भेज रहे हैं। जो आज स्किल डेवलपमेंट की कल्पना है ना कि फैक्ट्रियों में जाएंगे, जॉब मिलेगा जी, मेरा ये कहना नहीं, गांव में ही इतने कच्चा मटेरियल पाए जाते हैं कि वैल्यू एडिशन करके हम रोजगार वहीं खड़ा कर सकते हैं। तो 15,000 से ऊपर के लोग अब तक जॉब में लगे हैं, गाँव में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगे हैं और खुद का रोजगार कर रहे हैं, बी कीपिंग है, बाकी चीज़ें हैं। रांची में भी आपके केंद्र चलते हैं और यहाँ पर भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर हैं, स्वयं सेवक भी हैं, जो युवा हैं बेरोजगार वो वहाँ पर हैं, वो भी वहाँ पर हुनर से। रांची जिले के लिए मैं तो गुमला में, बिशनपुर में तो लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिले के गाँव के लड़कों को, अनाथ बच्चों को, विकलांग को, सबको हमने 1-2 हज़ार बच्चों के आश्रमों के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण देना, शिक्षा देना, ये काम किया जी। और कोई भूखा न रहे ये कोशिश हमने उस इलाके में की और ये बराबर सफलता हमको मिली। हमारा अनाउंसमेंट है, कोई भूखा न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, कोई बेरोजगार न रहे। संस्था की तरफ से और क्या कुछ किया जाता है वहाँ पे? और रांची में हम लोग भूखे ना रहें तो क्या करते हैं उसके लिए? नहीं, संस्था की तरफ से लोग भूखे न रहे, आर्थिक विकास, खेती का विकास तो है ही है जी, लेकिन इसके बावजूद भी हम आश्रम चलाते हैं। अच्छा। आश्रम चलाने के कारण हमने कहा कि भाई इस इलाके में कई बार खबरें आती है भूख, अन्न नहीं है, तो अन्न हम देंगे। अभावग्रस्त लोग हैं उनको शिक्षा मुफ्त हम देंगे, सरकार दे या न दे, हम उनको स्वास्थ्य हम देंगे, समाज से दान लेकर के देंगे। समाज से हमने चंदे मांगे, मलेरिया डायरिया में हम सबके साथ खड़े रहे। रांची में भी हमने टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया, रांची जिले को अडॉप्ट किया है पूरे। अच्छा। और धीरे धीरे यहाँ के लड़कों को और शहर के लड़के जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से, विकास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से, कंप्यूटर में, मेडिकल में, DMLT में
और भी अनेक ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेरोजगार युवकों का हमारा फोकस है। जो लोग आपके यहाँ मैंने खुद जाकर देखा था कि कुछ लोग अचार बनाते हैं, तो कोई आम के जो अलग से प्रोसेसिंग हो सकता है उस पर काम करते हैं। तो इस तरह का जो एक आश्रम आपने बनाया है और इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, इसको कैसे मार्केट कैसे करते हैं और किस तरह से आपको देखिए, क्वालिटी अगर आपकी है जी, तो आज हमारे कई सामानों की डिमांड बहुत है। शुद्ध है और हर्बल युक्त वो हम अचार दे रहे, शहद दे रहे और चीज़ें दे रहे हैं। तो मार्केटिंग इज़ नॉट प्रॉब्लम जी। मार्केटिंग हमारी बड़ी बड़ी जगहों पर, आज रांची की दुकानों में तमाम जगहों पर लोग कर रहे हैं और उससे पैसा उनको जा रहा है। आप अपने आप में एक मॉडल हैं जिससे कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जा सकता है, वहाँ पर जो स्वावलंबन है उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार के स्तर पर आप कई बार सेमिनार भी यहाँ पर किए, आपने गाँव की बात की, आपने ग्रामीण उत्थान की बात की, अपने पंचायत की बात की। आज की तारीख में झारखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे सरकार काम करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, हमने जो नारा दिया था कि न लोकसभा विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा जी, मैं इस पर बहुत दृढ़ हूँ। और भारत सरकार को भी चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करके ग्राम सभाओं को मजबूत करें जी। उनके जो कानून है, पेशा कानून आदि, जल जमीन जंगल पर अधिकार की बात है, उनको सौंपें, उन पर ट्रस्ट करें और विकास का जिम्मा उनको स्वयं दें। अपने जिम्मे सब काम न लें तो स्वतः एक मॉडल खड़ा होगा और आगे चीज़ बढ़ेगी। आप चूँकि बिहार के ज़माने से यहाँ पे थे, आपने इस राज्य का निर्माण होता देखा है, तब की स्थितियाँ और आज आदिवासी क्षेत्रों की बात करें, आज इनकी किस्मत में या इनकी जो तकदीर और तस्वीर है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है। सरकार जबकि लगातार बनती रही, कई कारणों से सरकार गिरती भी रही, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी विकास क्यों नहीं होते? देखिए, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है झारखंड बनने से। जी, मैंने दोनों स्थितियों में देखा है कि जब बिहार था तो डलनेस थी जी, एक उदासीनता थी, कोई सरकार है ये ध्यान में लोगों के नहीं था। झारखंड बनते ही अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बढ़ गईं। जी, गांव-गांव में युवक सक्रिय हो गए, वो अपेक्षाएं करने लगे, अच्छा जीवन जीने की उनकी आदत अच्छा होने लगी। वो सड़कें चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, अच्छे विद्यालय चाहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य केंद्र चाहते हैं। ये आकांक्षा गाँव में बढ़ी, पहले निराशा थी जी, तो निराशा टूट करके जब अपेक्षाएं बढ़ी तो नेचुरली जब अपेक्षाएं बढ़ती हैं और अपना राज्य है, ये भारत सरकार ने कहा कि आपको अपना हम राज्य दे रहे हैं, आप अपने अनुसार विकास कर सकोगे, तो वो आशा पूरी नहीं होने से लोग दुखी हुए। हम बात कर रहे थे अशोक भगत जी से। लोगों को यहाँ पर काफ़ी अपेक्षाएं हुई जब सरकार बनी, लेकिन जब अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई तो संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ युवा भटके भी। कैसे भटके वो भी जानेंगे वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। झारखंड में झारखंड निर्माण से पहले लोगों को जब अपेक्षाएं बढ़ी, राज्य निर्माण हुए, लोगों में काफ़ी उत्साह था, खासतौर पर युवाओं में। लेकिन सरकार उनकी अपेक्षाओं पर बहुत ज़्यादा खरा नहीं उतरी, जिसकी वजह से कुछ युवक यहाँ पर भटकते नजर आए। ग्रामीण क्षेत्रों में नक्सलिज्म की तरफ लोगों में झुका हुआ, सरकार इनकी थी, अपेक्षाएं बहुत थी, सरकार शायद पूरा नहीं कर पाई, जिसकी वजह से लोग भटक गए। नहीं, देखिए क्या है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि विकास की प्रक्रिया में भागीदारी, जी, जिम्मेवारी, इनिशिएटिव और एक संतुष्टि होना कि हमारा शासन है। लोगों ने ये माना कि झारखंड बना दिया तो काम पूरा हो गया, जी, जबकि ये समाज, आदिवासी समाज, स्वायत्त शासित समाज रहा है। पेशा एक्ट, जंगल के कानून, जंगल पर अधिकार और युवकों को रोजगार, अच्छी शिक्षा वो नहीं मिलने के कारण, और दूसरे जो विकास के तरीके हैं, जी, विकास के तरीके जिस तरह से अपनाए गए, और शायद अभी उस पर ठीक से चर्चा करने की ज़रूरत है। जी, मेरा यह मानना है कि उग्रवादी मतलब परिस्थितियाँ इसलिए पैदा हो रही हैं कि आप संवाद नहीं कर पा रहे हैं लोगों से, जी, आप लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अभी आपने देखा गुमला में हमारे विधायक ने कहा कि भाई ऑनलाइन क्या होता है शिलान्यास, आप गांव में जाके करो जो भी करना है, एक स्टेप कड़ा सा। तो ये काम नहीं होने से
ये मतलब दिक्कत कि हो सरकार की जो कार्यशैली उसमें बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ सीधा के लोगों संवाद से सीधा संवाद हो, की जरूरत है तो जी। शायद इस तरह के जो कंफ्यूजन है, इस तरह के जो लोग दूर होगा भटक रहे और हैं। देखिए हमारे गांव में लड़के भी बंदूक लेके भटकना नहीं चाहते, वो जी। अच्छा जीवन चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। लेकिन आप लूटते रहोगे, कुछ लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जंगल की लकड़ियां हम नहीं इस्तेमाल कर पाए, लोगों के फर्नीचर जाके बाहर बिहार और पटना में बने और गांव का आदमी चटाई पर सोता रहा, तो रिएक्शन तो होगा ही, रिएक्शन तो होगा ही। तकरीबन 30-32 साल आप रहे ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, वहाँ पर जो करीब से आपने लोगों को देखा, वहाँ पर सरकार को अगर बुनियादी रूप से अगर कहीं पर फोकस होना हो, क्या करना चाहिए जिससे कि लोगों के साथ में एक सीधा डायलॉग हो, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो और जिस झारखंड की कल्पना के तहत इस राज्य का निर्माण हुआ था वो वाकई में साकार हो जाए? यानी जो धरती जंगल आधारित विकास, जी। पानी की व्यवस्था, खेती को फोकस करना, उसमें उनको स्किल बढ़ाना, स्किल बढ़ाने से रोज़गार भी मिलेगा और क्वालिटी जो चीज़ें जंगल में हमारी पाई जाती हैं, आप देखें बहुत सारी हर्बल पाई जाती हैं, फल पौधे पाए जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वो लोकल उसका प्रोसेस नहीं हो पाता। वहाँ रोज़गार पैदा करना, बॉक्साइट है, बॉक्साइट बाहर चली जाती है, बॉक्साइट को इस फैक्ट्री बना करके आप वहाँ लोगों को रोज़गार दें, आयरन का फैक्ट्री बना कर रोज़गार दें, तो समाधान इसका हो सकता है। पानी को फोकस बनाना। आदिवासी समाज में जो इनके अहम योगदान थे, शायद इसी के कारण इनको पद्मश्री सम्मान मिला है। ट्राइबल क्षेत्रों में जिस तरह से इन्होंने काम करा, इन्होंने काफ़ी अनुभव प्राप्त किए। लोग इनको अशोक भगत कहते हैं, जबकि इनका असली नाम अशोक राय है। अशोक राय से अशोक भगत बनने की क्या कहानी है? असल में इसमें कोई बहुत सोच समझ के बात हुई नहीं जी। हम सब लोग घूमने आए थे, एक पहाड़ी पर बैठे हुए, तो किसी ने कहा भाई आपस में बर्ता हुई कि ताना भगत मूवमेंट चलाता है यहाँ, भगत लोग हैं यहाँ। तो मैंने हंसी में मजाक में ही कहा था मैं भगत हो जाता हूँ। हमारे मित्रों ने कहा चलो आप भगत हो जाओ। तो ताना भगत मूवमेंट स्वाधीनता आंदोलन था, उसको रिवाइव करने के लिए मैं भगत कहलाया। लेकिन बाद में जो लगा कि ये पैंट कमीज पहन के आते हैं लोग, भाग जाते हैं, टिकेंगे नहीं, और कैफी आप जानते हो कि ये देश का बड़ा सेंसिटिव प्लेस है, जी। बहुत सी विदेशी ताकतें इस इलाके में काम करती हैं। हम लोगों का प्रेरणा नेशनल इंटीग्रेशन है, राष्ट्रीय एकात्मता है, देश बचे जी। इसके लिए वो लोग भड़काते रहते हैं लोगों को, भाग जाएगा, बाहर से आया, नहीं रहेगा, नहीं टिकेगा। तो फॉर दिस सेक ऑफ कमिटमेंट मैंने वस्त्र का त्याग कर दिया और मैंने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ जीवन बिताने वाला हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, आपके साथ जीऊँगा मरूंगा, इसलिए भगत कहलाया। इन्होंने तकरीबन 32 साल तक जंगलों में जिस तरह से जीवन गुजारा और ख़ास तौर पर इन्होंने वस्त्र का त्याग किया। ये सिर्फ एक ही वस्त्र पहनते हैं और इनकी जो पहचान है उन वस्त्रों की वजह से भी लोग आपको ज़्यादातर एक ही वस्त्र में देखते हैं। जी हाँ, मैंने एक ही वस्त्र में हमेशा मैं आज हो गया, मैं ये आपकी पहचान है। और ये इसके पीछे क्या सोच क्या था? कमिटमेंट, क्योंकि पैंट कमीज पहन के मैं आया था जी। और लोगों को, बाहरी आदमी हैं, असल में जमींदारों के खिलाफ मैं लड़ रहा था, ज़मीन के सवाल को लेकर के मैं वन विभाग के खिलाफ लड़ रहा था। तो वो लोग सारे ठेकेदार जमींदार सब कहते थे कि आदिवासियों से अगर इनकी बात मानोगे, फंस जाओगे, तो भाग जाएंगे, तो टिकेंगे नहीं। तो उन लोगों ने कहा भाई आप भागोगे क्या? तो मैंने कहा भागने वाले नहीं हैं, आप जिस कारण सोचते हो उसको त्याग कर देते हैं, हम कमिटमेंट शो करते हैं। हमने सबके साथ एक संकल्प लिया और संकल्प आज तक नहीं बना, आगे नहीं होगा। आगे क्या योजना है? अभी तो जो बिशनपुर का मॉडल हुआ है वो पूरे झारखंड में रिप्लिकेट हो। जी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस मॉडल के बारे में ब्यूरोक्रेसी को दिमाग साफ करना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को दिमाग साफ करना पड़ेगा। अभी तक आप गुमला, बिशनपुर और रांची में हैं, जबकि आदिवासी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज भी संथाल परगना का क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। क्या उन क्षेत्रों में भी? नहीं, हम संपर्क तो सब जगह बना लिया है जी। और संथाल समाज में, हो समाज में, मुंडा समाज में, और हम कई जगह कुछ कुछ काम स्वास्थ्य वगैरह के कर भी रहे हैं। लेकिन अब वो चूँकि स्थिर गवर्नमेंट नहीं थी, एक अस्थिरता से राज्य जूझ रहा था, कोई चीज़ ठीक से चल नहीं रही थी, कोई व्यवस्थितता नहीं थी। तो एक बार जोर लगाया ग्राम स्वराज मंच के आंदोलन के माध्यम से कि स्थिरता आए जी। एक स्टेटिक गवर्नमेंट आए। अब ये गवर्नमेंट आई है, स्थिर रहती है, तो एक बार राज्य भर में कुछ कुछ काम सब जगह लोगों तक पहुंचाया जाए, कोशिश करेंगे। आपका जो मूल निवास था उत्तर प्रदेश, वहाँ के लोग आज की तारीख में क्या कहते हैं? क्योंकि आपने झारखंड को अपनाया, झारखंड के लिए काम किया, पद्मश्री उसके लिए मिला, वहाँ के लोगों को इस बात का मलाल है कि अशोक जी अगर यहाँ पर होते तो मेरा वो पॉलिटिक्सल फील्ड था और मेरे कई साथी जी आज सेंटर में बड़ी पोस्ट पर हैं, सब देश चला रहे हैं, देश चला रहे हैं। जी।
तो लगता था लोग ये कहाँ पागलपन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, साधु हो गया, सन्यासी हो गया, भिखारी हो गए, ये सब बात तो उनके दिमाग में थी। लेकिन धीरे धीरे ये मान लो सम्मान दिया तो लोगों ने जाना कि नहीं कुछ किया है। अदरवाइज इसका इतने मतलब निकला कि उन लोगों ने जाना कि हमने भी कुछ काम किया है, तभी भारत सरकार मानी है। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे अशोक भागवत साहब से। इन्होंने बड़ा ही सरलता से कहा कि इन्होंने कुछ काम किए हैं, इसलिए भारत सरकार ने इन्हें सम्मान दिया है, पद्मश्री हैं। ये इस राज्य के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। जब हम अगली बार मिलेंगे एक नए सच के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।